स्टूडेंट्स, वेलकम टू माय चैनल मैथमेटिक्स स्टडीज़। आज हम हमारी बीए बीएससी थर्ड सेमेस्टर की बुक पीडी का चैप्टर 3 की एक्सरसाइज 3.3 का लास्ट लेक्चर नंबर 4 देखेंगे। देखो हमने क्या है, इसमें 3 फॉर्म पढ़ लिए, आज ये हम 4th फॉर्म करेंगे। ठीक है। अब क्या होता था कि जो हमारा फंक्शन है वो किस टाइप का चल रहा है, एक्स वाई जेड पी क्यू। हमारी फॉर्म्स ऐसे हैं कि किसी में एक्स वाई है, किसी में पी क्यू है, किसी में जेड नहीं है, किसी में कुछ नहीं है, किसी में कुछ नहीं है, ऐसे हमारी फॉर्म चल रही हैं। ओके। जो ये इक्वेशन होती थी हम उसको 4 पिट इक्वेशन से सॉल्व करते थे, जिसमें एक्स वाई जेड पी क्यू सारी टर्म्स होती थी। लेकिन अगर कोई पर्टिकुलर टर्म नहीं है तो उसी 4 पिट इक्वेशन में हम उसके रिस्पेक्ट में जो डेरिवेटिव होगा उसको ज़ीरो कर देते थे। ओके। अब जो हमारी 4th टर्म है वो क्या है, इक्वेशन ऑफ द फॉर्म। जो 4th टर्म होगी उसकी इक्वेशन किस फॉर्म की होगी, f1 xp। मतलब एक साइड तो हमारा x और p में फंक्शन होगा, f1 जो फंक्शन है वो xp टाइप का होगा, और एक साइड में हमारी जो भी इक्वेशन होगी वो y और q टाइप की होगी। इन दिस फॉर्म, इस फॉर्म के अंदर z डज नॉट अपीयर, z तो है ही नहीं, एक साइड xp और दूसरी साइड yq है। ओके। तो z डज नॉट अपीयर एंड द टर्म कंटेनिंग x एंड p आर ऑन वन साइड। एक साइड तो वो टर्म है जो कि x और p को कंटेन कर रही है, एंड दोज कंटेनिंग y एंड q, और जो y और q को कंटेन कर रही है वो दूसरी साइड हमने रखी हुई है। ये है हमारी फॉर्म नंबर 4th। ओके। मतलब जो हमारा फंक्शन होगा वो x y z p q का होता था ना, उसमें z नहीं है, तो जो फंक्शन है वो किस चीज़ का बन जाएगा, x y p q टाइप का फंक्शन बन जाएगा, यहाँ z नहीं आएगा। ओके। और जो ये हमारी टर्म है वो है किसके इक्वल, f1 xp। इसको इधर ले आएंगे तो माइनस ऑफ f2 yq इक्वल टू 0। मतलब हमारी टर्म इस टाइप की होगी। इसका मतलब क्या हो गया कि अगर हम इसका z के रिस्पेक्ट में डेरिवेटिव करें तो वो क्या आएगा, 0 आएगा। तो हमारी जो 4 पिट ऑक्सिलरी इक्वेशन होती थी वो क्या होती थी, dx अपॉन दिस, dy अपॉन दिस, dz अपॉन दिस, dp अपॉन कर्ल f अपॉन कर्ल x प्लस p कर्ल एफ अपॉन कर्ल जेड, और यहाँ भी कर्ल एफ अपॉन कर्ल जेड होता था हमारी 4 पिट ऑक्सिलरी इक्वेशन में। तो हमने उसकी जगह क्या रख दिया, 0 रख दिया। तो हमारी इक्वेशन 0 रखने से इस तरीके की बन गई। अब हमने क्या करना है, कर्ल एफ अपॉन कर्ल पी, यहाँ से अगर हम f का p के रिस्पेक्ट में डेरिवेटिव करेंगे, इस इक्वेशन का p के रिस्पेक्ट में डेरिवेटिव करेंगे तो क्या आएगा, कर्ल f1 अपॉन कर्ल p, क्योंकि f1 में x और p टाइप का फंक्शन है तो इसके रिस्पेक्ट में इसका डेरिवेटिव करेंगे तो इस तरीके से लिख देंगे कर्ल f1 अपॉन कर्ल p, और p के रिस्पेक्ट में इसका डेरिवेटिव तो क्या होगा, 0। तो हमारा क्या आ गया, कर्ल f1 अपॉन कर्ल p। तो हमने इसकी जगह ये लिख दिया। कर्ल f अपॉन कर्ल q का, f का q के रिस्पेक्ट में डेरिवेटिव करेंगे तो इसका 0 हो जाएगा, माइनस ऑफ कर्ल f2 अपॉन कर्ल q। तो इसमें माइनस की वैल्यू पुट करी तो माइनस माइनस, एक तो ये वाला माइनस और इसकी वैल्यू होगी माइनस ऑफ कर्ल f2 अपॉन कर्ल q इक्वल टू dz अपॉन सिमिलर कर्ल f अपॉन कर्ल p की वैल्यू इधर हमने पुट कर दी। वो हमारी क्या आई थी, कर्ल f1 अपॉन कर्ल p, और यहाँ क्या आई थी, कर्ल f2 अपॉन कर्ल q। कर्ल एफ अपॉन कर्ल एक्स अगर हम निकालेंगे तो वो हमारा क्या होगा, अगर हम इसका x के रिस्पेक्ट में डेरिवेटिव करेंगे तो इसका तो 0 हो जाएगा, इसका आएगा कर्ल f1 अपॉन कर्ल एक्स। सिमिलर डी क्यू कर, अगर q के रिस्पेक्ट में डी क्यू के नीचे जो हम लिखेंगे वो क्या लिखेंगे, y के रिस्पेक्ट में डेरिवेटिव करके, तो इसका 0 हो जाएगा, माइनस ऑफ कर्ल f2 अपॉन कर्ल y हमारा आ जाएगा। ओके। तो हमारी ये टर्म बन गई। अब हमें क्या करना होता है, ये जो इक्वेशंस आई हैं उनको सॉल्व करना होता है। तो हम क्या करेंगे, जो फर्स्ट और 4th टर्म है उसको उठा लेंगे। तो हमने ये दो इक्वेशंस उठा ली, डी पी अपॉन कर्ल f1 अपॉन कर्ल एक्स इज इक्वल टू डी एक्स अपॉन माइनस ऑफ कर्ल f1 अपॉन कर्ल p। इस क्रॉस मल्टीप्लाई कर दी, इसकी मल्टीप्लाई इसके साथ, इसकी मल्टीप्लाई इसके साथ, माइनस ऑफ कर्ल f1 अपॉन कर्ल p डी पी इक्वल टू कर्ल f1 अपॉन कर्ल एक्स इंटू डी एक्स। ये इधर डिवाइड में था, उधर जाके मल्टीप्लाई में, सिमिलर ये भी। तो हमारा ये बन गया। देन इस इक्वेशन को हम उधर लेके जाएंगे तो प्लस में हो जाएगी, तो क्या आएगा, कर्ल f1 अपॉन कर्ल एक्स डी एक्स प्लस कर्ल f1 अपॉन कर्ल p डी पी इक्वल टू 0। ओके। अब देखो हमारी एक इक्वेशन होती है, जो सोल्यूशन हम लिखते हैं वो कैसे लिखते हैं, डी जेड इज इक्वल टू पी डी एक्स प्लस क्यू डी वाई, इस तरीके से हम लिखते हैं। और हमें पता है p का मतलब क्या होता है, कर्ल z अपॉन कर्ल एक्स डी एक्स प्लस क्यू का मतलब हमारा होता है कर्ल z अपॉन कर्ल y डी वाई, और वो हमारा डी जेड के इक्वल होता है। मतलब वैसे तो ये कर्ल में है और ये डी एक्स है, सिमिलर ये कर्ल y में है डी वाई है,
तो ये अगर हम इसको, और यहाँ क्या है कल z और कल z, तो हम इसको क्या लिख सकते हैं, dz लिख सकते हैं। सिमिलरली यहाँ पे हमारा क्या कर्ल x dx कर्ल p dp, और जैसे यहाँ कर्ल z बचता है तो यहाँ हम क्या लिख सकते हैं dz। सिमिलरली हम कर्ल f1 और कर्ल f1 अगर यहाँ बचा है तो हम क्या लिख सकते हैं यहाँ पे df1 इक्वल टू 0, इस तरीके से इसको लिख सकते हैं। ओके, और ये हमारा रूल ही होता है कि या तो आप ये लगा लो कि कर्ल x और dx हमारे ऑलमोस्ट इक्वल है, तो आपने ये कैंसिल कर दी, ये कैंसिल कर दी, यहाँ आ गया 2 ऑफ कर्ल f1 इक्वल टू 0, और कर्ल और 0 के उधर चला गया तो कर्ल f1 बच गया। या फिर मेन आपका ये है कि जैसे आप सोल्यूशन लिखते हो dz इज इक्वल टू पी डी एक्स प्लस क्यू डी वाई, पी की वैल्यू ये है और डी क्यू की वैल्यू ये है, तो हम इसको भी तो dz लिखते हैं ना। सिमिलर हम इसको भी क्या लिख सकते हैं df1, तो हमारा ये आ गया। देन हम इंटीग्रेशन करेंगे, कल से इंटीग्रेशन कैंसिल, या फिर अगर आप यहाँ डी लगाओगे तो डी डेरिवेटिव से भी इंटीग्रेशन कैंसिल। कर्ल का मतलब क्या होता है कि कोई एक पर्टिकुलर एक चीज़ के रिस्पेक्ट में डेरिवेटिव करें हम, और डी हम किसके लिए लगाते हैं कि ऑर्डिनरी डेरिवेटिव के लिए, तो भी इंटीग्रेशन से डेरिवेटिव तो कैंसिल ही हो जाएगा। तो यहाँ क्या बचेगा f1, और इक्वल टू में इंटीग्रेशन कॉन्स्टेंट क्या आ गया, a आ गया। ओके, फ्रॉम फर्स्ट देखो, फर्स्ट से हमें क्या दिख रहा है, जो ये हमारी इक्वेशन ये ही लगा लो कि हमारा क्या आया, f1 इक्वल टू a आ गया। अगर इसकी वैल्यू a आ गई तो इसकी वैल्यू भी तो ऑटोमेटिकली क्या बन, अगर इसकी वैल्यू a है तो यहाँ पे हम a पुट कर देंगे तो f2y भी क्या हो जाएगा, a ही हो जाएगा। मतलब दोनों की वैल्यू क्या आ गई, f1xp की वैल्यू भी a आ गई और f2y की वैल्यू भी a आ गई। अब जब भी हमारा इस टाइप का क्वेश्चन होगा ना, जिसमें हमारा एक साइड तो xp टाइप का फंक्शन होगा और दूसरी साइड yq टाइप का फंक्शन होगा, तो उनको हम एक सिमिलर कॉन्स्टेंट से ही कंपेयर करेंगे a से। ओके, अगर इन्होंने बोला है, आगे क्या बोला है, अब हमें तो क्या निकालना होता है इसके अंदर सॉल्यूशन, मतलब कि dz जो कि होता है पी डी एक्स प्लस क्यू डी वाई। इसका मतलब हमें p और q की वैल्यू चाहिए, लेकिन यहाँ तो हमें एक मिक्स फॉर्म मिल रही है। अब यहाँ पे एक्स पी टाइप का कोई भी फंक्शन हो सकता है, जैसे एक्स स्क्वायर प्लस पी या फिर एक्स क्यूब प्लस पी एक्स, कुछ भी इस टाइप का मिल सकता है। तो अगर हम यहाँ से सिर्फ और सिर्फ अगर हमें p चाहिए होगा तो हमारा जो आंसर वो किस फॉर्म में आएगा, a और x के फॉर्म में आएगा। तो मतलब अगर हम इसको सोल्व करेंगे तो हमारी जो p की वैल्यू है ना, फंक्शन ऑफ x और a की, मतलब x और a की फॉर्म में हमें p की वैल्यू मिलेगी। सिमिलर अगर यहाँ हमारा y और q की टाइप की कोई इक्वेशन होगी और इक्वल टू में a होगा, तो जो हमें q है वो किस टाइप का मिलेगा, q हमारी इस टाइप की वैल्यू होगी जिसके अंदर a और y होगा, तो q है वो क्या होगा, फंक्शन ऑफ y और a। अब हमें पता है कि सॉल्यूशन तो हम कैसे निकालते हैं, dz इज इक्वल टू पी डी एक्स प्लस क्यू डी वाई, पी की वैल्यू हमारी ये आई है और q की वैल्यू हमारी ये आई, तो ये हमने पुट कर दी। अब जैसे ही हम इंटीग्रेशन करेंगे तो यहाँ z आ जाएगा, इंटीग्रेशन प्लस इंटीग्रेशन कॉन्स्टेंट b। उसके बाद जब हम इनको सॉल्व कर देंगे इन इंटीग्रेशन को, तो हमारे पास क्या आ जाएगा, कंप्लीट इंटीग्रल, और हम बोल देंगे कि जो ये a है और b है ना, वो हमारे क्या हैं, आर्बिट्रेरी कॉन्स्टेंट्स हैं। ओके, तो ये था हमारा आज का एक्सप्रेशन। अब हम करेंगे इससे रिलेटेड क्वेश्चन। फाइंड द, देखो, फाइंड द कंप्लीट इंटीग्रल ऑफ दिस, इस इक्वेशन का कंप्लीट इंटीग्रल निकालो। तो ये क्या है, इसमें हमें साफ साफ दिख रहा है कि एक साइड तो p और x टाइप की फॉर्म है, दूसरी साइड q और y टाइप की फॉर्म है। सिर्फ और सिर्फ हमारा इस साइड फंक्शन है जो p और x टाइप का है, इस साइड सिर्फ और सिर्फ q और y टाइप का है। तो गिवन pd है जो हमारी वो ये है, जो कि किस फॉर्म की है, f1xp और f2qy। अब हमें पता है, हमने ये देखा है कि जब हमारा इस टाइप का फंक्शन होगा तो हम अगर उसको सोल्व करेंगे तो हमने क्या देखा था कि f1xp एक साइड वाली इक्वेशन को a से कंपेयर करेंगे और दूसरी साइड वाली इक्वेशन को भी मतलब a लिख देंगे, क्योंकि हमने ये पहले ऑलरेडी पूरा सॉल्यूशन देख लिया है कि वो किस तरीके से हमने उसको a लिखा है। तो हम इसको भी a के साथ इक्वेट करेंगे, इसको भी a के साथ इक्वेट करेंगे, और यहाँ से किसकी वैल्यू निकालेंगे, p और q की वैल्यू निकालेंगे। ओके, तो p माइनस 3x² किसके इक्वल आ गया, हमारा यहाँ पे a के इक्वल आ गया। सिमिलर q² माइनस y भी हमारा किसके इक्वल आ गया, a के इक्वल आ गया। इक्वेटिंग ईच साइड ऑफ फर्स्ट टू एन आर्बिट्रेरी कांस्टेंट a, इस फर्स्ट इक्वेशन को हमने कोई एक आर्बिट्रेरी कांस्टेंट a के साथ इक्वेट कर दिया, क्योंकि यही हमारा रूल है। तो हमने इसको a के साथ इक्वेट कर दिया। यहाँ से हम p और q की वैल्यू निकालेंगे, तो p की वैल्यू आ गई a प्लस 3x², माइनस में था उधर जाके प्लस में हो गया, तो ये वैल्यू आ गई। q² इज इक्वल टू a प्लस वाई आ गया होगा हमारा, a प्लस वाई, देन स्क्वेयर उधर जाके रूट बन जाएगा, तो q इज इक्वल टू अंडर रूट ऑफ a प्लस वाई आ गया।
अब हमें तो हमारा क्या चाहिए, सोल्यूशन चाहिए, कंप्लीट इंटीग्रल चाहिए। तो डी जेड इज इक्वल टू पी डी एक्स प्लस क्यू डी वाई हो गया। तो हम पी और क्यू की वैल्यू इसके अंदर क्या कर देंगे, सब्सटीट्यूट कर देंगे। तो डी जेड इज इक्वल टू पी की वैल्यू क्या है हमारी, ए प्लस 3x² डी एक्स, प्लस क्यू की वैल्यू क्या है, ए प्लस वाई की पावर 1/2 डी वाई। अब हमें इसका इंटीग्रेशन करना है क्योंकि हमें इसका सोल्यूशन चाहिए। तो z इज इक्वल टू, देखो ए डी एक्स, ये है ए डी एक्स प्लस 3x² डी एक्स प्लस ए प्लस वाई की पावर 1/2 डी वाई इज इक्वल टू डी जेड। इसको मैंने ऐसे सोल्व करके लिखा। अभी इसका इंटीग्रेशन करेंगे तो इसका z आ गया। ए डी एक्स का क्या आ गया, a तो कॉन्स्टेंट, और डी एक्स का x, 3x² का इंटीग्रेशन क्या होगा, x³ 3 से 3 कैंसिल, प्लस ए प्लस वाई का इंटीग्रेशन क्या होगा हमारा, a प्लस वाई की पावर 1/2 का इंटीग्रेशन 1/2 + 1 अपॉन 1/2 + 1। तो a प्लस वाई की पावर 1/2 + 1 क्या हो गया, 3/2 अपॉन 3/2 प्लस इंटीग्रेशन कॉन्स्टेंट, क्योंकि हमने इंटीग्रेशन किया तो इंटीग्रेशन कॉन्स्टेंट लगा दिया b। z इज इक्वल टू ए एक्स प्लस 3 से 3 कैंसिल, x³ प्लस, ये ऐसे है तो पलट जाएगी वैल्यू, तो 2/3 a प्लस वाई की पावर 3/2 प्लस b। यही हमारा क्या है, कंप्लीट इंटीग्रल है। दिस इज आर रिक्वायर्ड कंप्लीट इंटीग्रल, जहाँ पे जो a और b हैं वो हमारे क्या हैं, आर्बिट्ररी कॉन्स्टेंट्स हैं। कुछ नहीं करना, अगर p और जैसे px की फॉर्म में, qy की फॉर्म में, तो इसको हम एक आर्बिट्ररी कांस्टेंट के साथ इक्वेट कर देंगे। देन यहाँ से p और q की वैल्यू निकालेंगे और हमें सॉल्यूशन चाहिए तो इसमें पुट कर देंगे और उसको सोल्व कर देंगे। अब देखो ये हमारा नेक्स्ट क्वेश्चन है कि फाइंड द कंप्लीट इंटीग्रल ऑफ दिस इक्वेशन। द गिवन पी डी इज़ हमारी, देखो ये है p² y 1 + x² qx²। ओके, अब हम px वाली टर्म्स को एक साइड कर लेंगे और qy वाली टर्म को एक साइड कर लेंगे। ओके, तो p² तो इधर ही रह गया, 1 + x² भी इधर रह गया, x² को इसके बाय में ले आए और q और y को इसके बाय में ले गए। अब देखो इधर तो हमारे सिर्फ और सिर्फ p और x की टर्म्स हैं और इधर सिर्फ और सिर्फ q और y टाइप की टर्म है। तो अब हम बोल देंगे विच इज़ ऑफ द फॉर्म f1xp एंड f2yq। तो अब हमारा नेक्स्ट स्टेप क्या होगा, इन दोनों इक्वेशन को एक आर्बिट्ररी कांस्टेंट के साथ क्या कर देंगे, इक्वेट कर देंगे, इसको भी a के साथ और इसको भी a के साथ। तो हमने इक्वेट कर दिया इसको भी a के साथ, इसको भी a के साथ। यहाँ से हमें क्या निकालना है, p और q की वैल्यू निकालनी है। तो देखो p² अगर हम निकालेंगे तो क्या हो जाएगा, a इंटू x² अपॉन 1 + x², देन स्क्वायर है तो रूट जाएगा, तो √a अपॉन √1 + x² और √x² क्या हो जाएगा, x। तो हमारी ये वैल्यू आ गई। q/y इज इक्वल टू a है तो q की वैल्यू क्या आ गई, ay। हमारी p की वैल्यू आ गई, q की वैल्यू आ गई। अब हमें तो क्या निकालना होता है, सोल्यूशन, मतलब dz इज इक्वल टू पी डी एक्स प्लस क्यू डी वाई। हमें तो सोल्यूशन निकालना है। तो हम क्या करेंगे, इसके अंदर p की वैल्यू भी पुट कर देंगे और q की वैल्यू भी पुट कर देंगे। तो p की वैल्यू √a x अपॉन √1 + x² dx प्लस a y q की वैल्यू इंटू डी वाई। अब हम क्या करेंगे, इसका इंटीग्रेशन करेंगे। तो इंटीग्रेशन लगा दिया dz, √a हमारा कॉन्स्टेंट तो वो हमने बाहर ले लिया, x अपॉन √1 + x² dx प्लस a इंटीग्रेशन ऑफ y dy प्लस हमने इंटीग्रेशन कॉन्स्टेंट लगा दिया c। तो हमारी ये इक्वेशन बन गई। अब हम इसका इंटीग्रेशन कैसे करेंगे, जो अंडर रूट के अंदर वाली टर्म है उसको कर देंगे पुट, जैसे हमने ये t पुट कर दिया 1 + x² को t। अब तो हमें तो x dx टाइप की टर्म भी चाहिए। अब हम इसको पूरे को अगर t की फॉर्म में कन्वर्ट करेंगे तो यहाँ डेरिवेटिव करो, 2x dx इज इक्वल टू dt हो जाएगा। x dx की वैल्यू आ गई हमारी dt। मैं इस इंटीग्रेशन को सोल्व करके दिखा रही हूँ। अब देखो इंटीग्रेशन x dx की जगह हमें क्या लिखना है, dt बाय, ये 2 आएगा बाय में, तो dt/2, तो यहाँ 1/2 √1 + x² की जगह t पुट किया था तो ये आ गया 1/2 t की पावर -1/2 dt। अभी इसका इंटीग्रेशन करेंगे तो क्या आएगा, t की पावर -1/2 + 1 -1/2 + 1। तो क्या बच गया हमारा 1/2 √t अपॉन 1/2, 1/2 से 1/2 कैंसिल, तो √t आ गया और t की वैल्यू हमने क्या ली थी 1 + x²। तो इसका हमने सोल्व किया जब इंटीग्रेशन, तो क्या आ गया 1 + x² √1 + x² और ये √a एज इट इज़। तो मतलब इसका इंटीग्रेशन सोल्व करके ये आया है प्लस a, और y dy का इंटीग्रेशन करेंगे तो y² अपॉन 2 प्लस c हमारा जो इंटीग्रेशन कॉन्स्टेंट चल रहा था वो। z इज इक्वल टू हमारी इक्वेशन आ गई। देन जो ये 2 है इसकी वजह से हमने पूरी इक्वेशन को 2 के साथ मल्टीप्लाई किया, तो 2z इज इक्वल टू 2√a √1 + x², 2 से 2 कैंसिल हो गया, a y² प्लस 2c। अब 2c को हमने कोई अनदर कॉन्स्टेंट b लिख दिया यहाँ पे, तो हमारी जो ये इक्वेशन आ गई है वो हमारा क्या हो गया, रिक्वायर्ड कंप्लीट इंटीग्रल हो गया, जहाँ पे जो a और b है वो हमारे क्या हैं, आर्बिट्ररी कॉन्स्टेंट्स हैं।
ओके, तो ये एक हमारा क्वेश्चन था। अब हम लास्ट क्वेश्चन पे चलेंगे। देखो क्या है ये हमारा कि फाइंड द कंप्लीट इंटीग्रल। अगर ये बोल रखा हो ना कि सोल्व करो, कि सोल्व द इंटीग्रल, तो हमें क्या करना होता है उसके अंदर, जनरल सोल्यूशन भी निकालना है, सिंगुलर सोल्यूशन भी निकालना है और कंप्लीट इंटीग्रल भी। लेकिन अगर सिर्फ ये बोल दिया कि फाइंड द कंप्लीट इंटीग्रल ऑफ दिस, अगर ये बोल दिया कि सिर्फ फाइंड द कंप्लीट इंटीग्रल, तो हमें सिर्फ कंप्लीट इंटीग्रल निकालना है। और ये बोल दे कि सोल्व द पीडी, तो कंप्लीट इंटीग्रल तो निकालना है, जनरल सोल्यूशन भी निकालना है और आपको सिंगुलर सोल्यूशन भी निकालना है। फाइंड द कंप्लीट इंटीग्रल ऑफ दिस इक्वेशन, द गिवन पीडी इज। अब देखो इसमें तो z भी है और क्या होना चाहिए था, z तो होना ही नहीं चाहिए था। मतलब जो ये इक्वेशन है ना वो हमारी इस फॉर्म की नहीं है, लेकिन हम इसको इस फॉर्म का बनाएंगे। द अबव इक्वेशन इज़ नॉट ऑफ द फॉर्म, इस फॉर्म की नहीं है कि एक साइड तो एक्स पी के फंक्शन और एक साइड वाई पी क्यू के फंक्शन हो, बट इट कैन बी रिड्यूस टू दिस फॉर्म, लेकिन इसको हम इस फॉर्म में रिड्यूस कर सकते हैं। अगर आपने इसी एक्सरसाइज का मेरा लेक्चर 1 देखा तो उसमें भी एक क्वेश्चन ऐसा आया था कि जो उस फॉर्म का नहीं था लेकिन हमने फॉर्म का बना दिया था। अब हम डायरेक्ट इसको ऐसे सोल्व क्यों नहीं कर रहे हैं, चार पिट वाले मेथड से ही, क्योंकि जब आप इसको चार पिट वाले मेथड से सोल्व करोगे ना तो उतना तो आपका सोल्व हो जाएगा कि डी एक्स अपॉन समथिंग डी वाई अपॉन समथिंग, वो इक्वेशन तो बन जाएगी, लेकिन आगे आपके सोल्व नहीं होंगे इक्वेट करने के टाइम पे। तो आपको पता चल जाएगा कि ये चार पिट मेथड से तो होगा नहीं, तो हम इसको किसी फॉर्म में कन्वर्ट करना पड़ेगा। ओके, तो उसमें हमारे जब भी हम किसी फॉर्म में कन्वर्ट करते हैं तो हमारा यही रहता है कि हम पी की वैल्यू, हमें पता है कि P क्या होता है, कल Z अपॉन कल X, और Q की जो वैल्यू होती है कल Z अपॉन कल Y, वो पुट कर देते हैं इसके अंदर। ओके, तो Z आ गया कल Z अपॉन कल X का स्क्वायर माइनस ऑफ कल Z अपॉन कल Y का स्क्वायर इज इक्वल टू X माइनस वाई, ये हमने लिख दिया। अब Z को हमने जैसे उस क्वेश्चन में जो हमने किया था पहले भी, जो एक फॉर्म में कन्वर्ट किया था, बिल्कुल सिमिलर स्टेप यही किए थे हमने कि जो Z है उसको हम अंदर लेके चले गए। अगर हम Z को स्क्वायर के अंदर लेके जाएंगे तो रूट बन जाएगा, क्योंकि रूट ऑफ Z का स्क्वायर क्या बनेगा, Z, तो वो Z ही रहेगा। तो अंडर रूट ऑफ Z कल Z अपॉन कल X का स्क्वायर माइनस ऑफ कल Z अंडर रूट ऑफ Z कल Z अपॉन कल Y का स्क्वायर इज इक्वल टू X माइनस वाई। उसके बाद हम क्या करते हैं, देखो Z के साथ कल Z है तो कल Z के साथ अंडर रूट ऑफ Z है, तो हम इसको अलग से dz पुट करेंगे। इसके साथ तो कोई x की टर्म है नहीं, तो कर्ल x को हम dx पुट कर देंगे और कर्ल y को हम क्या पुट कर देंगे, dy पुट कर देंगे। ओके, कर्ल x को आप यही लगाओ कि कर्ल ऑफ कैपिटल X पुट किया है और कर्ल y को कर्ल ऑफ कैपिटल Y, और अंडर रूट Z कर्ल Z को हमने कर्ल ऑफ कैपिटल Z पुट किया है। ओके, तो हमारा ये आ गया। अब जैसे ही हम इसका इंटीग्रेशन करेंगे तो क्या आ जाएगा, यहाँ पे x इज इक्वल टू एक्स, वाई इज इक्वल टू वाई, और यहाँ क्या आ जाएगा z की पावर 1/2 + 1 3/2 अपॉन 3/2, और वो पलट के क्या हो जाएगी 2/3 z की पावर 3/2, और इसका इंटीग्रेशन क्या हो जाएगा z। तो हमारी एक टर्म ये बन गई। अब हमें क्या करना है, इसकी जगह तो क्या आ जाएगा हमारा कल z अपॉन कर्ल कैपिटल X उसका स्क्वायर माइनस इसकी जगह पूरे की जगह कल z अपॉन कर्ल ऑफ कैपिटल Y उसका स्क्वायर इज इक्वल टू x माइनस वाई। अब हमें पता है कल z अपॉन कर्ल x तो हमारा क्या होता है p, ये दोनों कैपिटल वैल्यू तो हमने कैपिटल P लिख दिया उसका स्क्वायर। सिमिलर कल z अपॉन कर्ल y कैपिटल है तो यहाँ भी हमने कैपिटल Q लिख दिया उसका स्क्वायर इज इक्वल टू x माइनस वाई। बोल दिया कि यहाँ पे हमारी ये वैल्यू p है और ये वैल्यू q है, तो पी स्क्वायर माइनस क्यू स्क्वायर इज इक्वल टू एक्स माइनस वाई हमारा आ गया। अब ये हमारा नॉर्मल क्वेश्चन बन गया, जैसा होता है कि हम इसको फिर x को इधर ले आएंगे और q को इधर लेके चले जाएंगे। तो इस साइड तो सिर्फ और सिर्फ हमारा x और p टाइप का फंक्शन है और इस साइड सिर्फ और सिर्फ y और q टाइप का फंक्शन है। मतलब अब ये हमारी किस फॉर्म की बन गई कि जो फंक्शन ऑफ एक्स पी एक साइड है और फंक्शन ऑफ वाई क्यू एक साइड है। तो अब हम इसको भी एक आर्बिट्ररी कांस्टेंट दोनों को उसके साथ एलिमिनेट इक्वेट कर देंगे। तो इसको भी a के साथ इक्वेट कर देंगे, इसको भी a के साथ, और यहाँ से p और q की वैल्यू निकाल लेंगे। तो जैसे हमने इक्वेट किया तो p स्क्वायर की वैल्यू आ गई a प्लस एक्स और q स्क्वायर की वैल्यू आ गई a प्लस वाई। यहाँ से p की वैल्यू निकालेंगे तो अंडर रूट ऑफ एक्स प्लस ए, q की वैल्यू अंडर रूट ऑफ वाई प्लस ए। अब हमें तो क्या करना, सोल्यूशन निकालना है, तो p और q की वैल्यू हमने यहाँ पे रख दी। अब जो कैपिटल dz, कैपिटल dx और कैपिटल dy हमने वैल्यू मानी थी वो हमने यहाँ पे उनकी वैल्यू भी पुट कर दी जो पीछे हमने मानी थी ये वैल्यू। तो अंडर रूट ऑफ z dz इज इक्वल टू अंडर रूट ऑफ एक्स प्लस वाई डी एक्स प्लस अंडर रूट ऑफ वाई प्लस ए डी वाई हमने पुट कर दी। अब हम इसका इंटीग्रेशन कर देंगे तो अंडर रूट ऑफ z का हो जाएगा z की पावर 1/2 + 1 अपॉन 1/2 + 1, वो क्या होगी 3/2। सिमिलर x प्लस ए की पावर 3/2 अपॉन 3/2 प्लस
y प्लस ए की पावर 3/2 अपॉन 3/2 प्लस इंटीग्रेशन कॉन्स्टेंट आ गया सी। उसके बाद ये पलट गई वैल्यू तो 2/3, z की पावर 3/2 इज इक्वल टू 2/3, x प्लस ए की पावर 3/2 प्लस 2/3, y प्लस ए की पावर 3/2 प्लस सी। इस पूरी इक्वेशन को अगर हम 3/2 से मल्टीप्लाई कर दें इस तरीके से 3/2c, तो ये तो कैंसिल हो गए हमारे, और यहाँ क्या आ गया, सिर्फ और सिर्फ z की पावर 3/2 प्लस एक्स प्लस z की पावर 3/2 इक्वल टू x प्लस ए की पावर 3/2 प्लस y प्लस ए की पावर 3/2 प्लस 3/2c। तो हमारी ये इक्वेशन आ गई। देन हम 3/2c को कोई अनदर कॉन्स्टेंट b लिख देंगे और हमारी ये टर्म बन रही है। और अभी ये हमारी जो इक्वेशन आई है वही हमारा क्या है, कंप्लीट इंटीग्रल है। और जहाँ पे a और b है ना वो क्या है, आर्बिट्ररी कॉन्स्टेंट्स हैं। जो इस वाली फॉर्म का जो क्वेश्चन नंबर फर्स्ट था वही ज़्यादा इम्पोर्टेंट था, और ये फॉर्म इतनी मतलब मेन नहीं है बाकी 3 फॉर्म्स के कंपैरिजन में, फिर भी करनी तो ज़रूरी है, क्या पता पेपर में तो क्या आ जाए आपका। ओके, तो ये था आज का लेक्चर। थैंक यू गाइस फॉर वॉचिंग माय वीडियो। प्लीज़ डू लाइक शेयर एंड सब्सक्राइब टू माय चैनल। थैंक यू सो मच। यहाँ पे आपकी 3.3 हो गई कंप्लीट। नेक्स्ट लेक्चर से हम 3.4 करेंगे।